हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, हम लोग जो है प्राचीन हिस्ट्री की मतलब क्लास लेके चल रहे हैं सीरीज़। तो उसमें जो है मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे बृहद्रथ वंश, और उसके बाद में जो है प्रदोत वंश, इसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग, और हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश। और मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में जो है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद जो बारे में पिछली क्लास हुई थी। और आज जो है हम लोग अशोक को देखते हैं, यानी अशोक के बारे में। ऐसे बात करें, जो मौर्य साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के बाद में उनकी मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व, कर्नाटक श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। और बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 ईसा पूर्व। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद में फिर अशोक यानी उनके पुत्र जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। तो अशोक, ऐसे अशोक का जन्म जो है ये 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये पाटलिपुत्र यानी पटना में जो है इनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम था इनके सुभद्रांगी करके। सुभद्रांगी जो है इनकी माता का नाम था, जो कि एक अंग महाजनपद, जैसे जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, तो ये अंग महाजनपद की जो है ब्राह्मण कन्या थी। तो अंग महाजनपद की ये ब्राह्मण कन्या थी। और ये अशोक की माता, पिता जो है वो बिंदुसार। इसके बाद में जो है ये मतलब गद्दी जो अपना राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष बाद करवाते हैं। जैसे 273 में सत्ता इनके हाथ में आ जाती है, लेकिन वही जो है कि सत्ता को सही से मतलब जो है चलाने के लिए 4 साल तक इनको संघर्ष करना पड़ता है। अपने भाइयों से भी इनका संघर्ष हुआ था कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक बैठे थे। इसके बाद में जो है 269 ईसा पूर्व में ये अपना जो है राज्याभिषेक करवाते हैं। और 269 में राज्याभिषेक करवाते हैं। इसके 8 वर्ष बाद ही फिर कलिंग युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो है अशोक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो है इसे इनके जन्म की बात करें, अशोक, अशोक को अशोक महान यानी सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ करते थे वो अशोक ही थे। तो इनको जो है सम्राट अशोक या अशोक महान के नाम से जानते हैं। ऐसे इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म, तो जन्म इनका जन्म जो है ये 304 ईसा पूर्व में हुआ था। 304 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना। ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना को BC के नाम से जानते हैं। तो ये ईसा पूर्व 304 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ है? तो ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और जो कि वर्तमान का पटना है, यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था अशोक का। और पाटलिपुत्र, जैसे पूछ ले कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना इसको पहले सबसे पहले पाटिल ग्राम के नाम से अजातशत्रु ने बसाया था। लेकिन पाटलिपुत्र की अगर स्थापना पूछे तो फिर उदयन, और उदयन इसको राजधानी भी बनाता है। उसके बाद में शिशुनाग इसको चेंज करते हैं वैशाली राजधानी, और शिशुनाग के बाद में कालाशोक फिर पुनः पाटलिपुत्र राजधानी कर देता है। और तब से जो है मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही होती है। तो जन्म 304 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र पटना में। अगर पिता की बात करें तो इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम जो है बिंदुसार। बिंदुसार जो है इनके पिता का नाम था, बिंदुसार। और जो है पिता, माता की बात करें तो माता, इनकी माता कौन थी? तो माता का नाम सुभद्रांगी करके, सुभद्रांगी, यानी इनकी माता कौन थी? सुभद्रांगी। और सुभद्रांगी जो थी वो अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा मतलब बिहार में, भागलपुर मुंगेर बिहार, तो उसकी ये ब्राह्मण कन्या थी। यानी अंग महाजनपद की ब्राह्मण कन्या, अंग महाजनपद की ब्राह्मण ये कन्या थी। कहीं पे रानी धर्मा बताया जाता है इनकी माता का नाम, लेकिन सुभद्रांगी करके याद रखेंगे। तो ये जो है इनकी माता।
और उसके बाद में जो है ऐसे सन 304 में पिता बिंदुसार और माता जो है इनकी शुद्धांगी करके। ऐसे इनके अगर बचपन के नाम या जो है इनके अन्य नाम की बात करें तो अशोक को जो है इसे पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी जानते हैं। पूछा था कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया, तो इसको जो है अशोक वर्धन। उसके बाद में इसे देवनाम प्रिय, देवताओं का प्यारा या देवनाम प्रिय, तो जो है वो इसी का नाम प्रियदर्शी करके, वो भी अशोक का ही नाम है। तो ये जो है इसके अन्य नाम भी हैं। तो बात करें अन्य नाम, अशोक को जो है इसे देवनाम प्रिय के नाम जाना गया। देवनाम प्रिय अशोक को, या ऐसे प्रियदर्शी करके, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नाम से। और पूछा था कि पुराणों में अशोक के लिए कौन सा नाम मतलब यूज हुआ है, तो पुराणों में जो है इसको अशोक वर्धन नाम, पुराणों में इसके लिए जो है अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन। और जैसे जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें इनके लिए जो है बुद्ध शाक है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध शाक का अशोक को कहा गया। अगर कोई से पूछ ले कि बौद्ध ग्रंथ में इनमें क्या कहा गया है, तो बुद्ध शाक। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को नाम दिया गया बुद्ध शाक का, क्योंकि इन्होंने जो है आगे उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, और ये जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं कलिंग युद्ध के बाद में। अगर इनके जो सत्ता की बात करें, जो है 273, क्योंकि 273 में ही मृत्यु होती है, 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। 273 ईसा पूर्व में जो मगध की सत्ता यानी मौर्य वंश की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, अपने हाथों में ले ली थी। 273 ईसा पूर्व में जो है, नहीं 273 नहीं 373 होगा यहाँ पे, नहीं सही है 273 ही है। 273 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इसके बाद में जो है सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था 4 वर्ष बाद। यानी जब सारे जो है मतलब जो भी चीज़ें उठापटक चल रही थी राजपाट में, तो उन सबको शांत करके और सारे दुश्मनों को समाप्त करके जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्याभिषेक करवाया था। अशोक ने राज्याभिषेक करवाता। अगर पूछा जाए कि अशोक ने राज्याभिषेक कब करवाया है, ये 269 होगा, 261 नहीं है। 261 में कलिंग का युद्ध है, यानी 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक करवाने के जो है 8 वर्षों बाद कलिंग का युद्ध होता है, यानी जो है 269 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और इसके 8 वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध होता है। तो कलिंग का जब युद्ध होता है तो वहाँ पर उस टाइम पे कलिंग के राजा हुआ करते थे अनंत नंदराज या पद्मनाभन करके, वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो अशोक ने जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर अटैक कर दिया, तो काफ़ी भीषण युद्ध होता है। तो उस टाइम पे मतलब राजा अनंतनाग जो नंदराज होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद में कलिंग पे अधिकार हो जाता है अशोक का। अशोक की वो जो है सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद में लेकिन उसमें मतलब काफ़ी बड़ा नरसंहार होता है, जैसे कि अशोक देखता है वहाँ पर कि 1 लाख करीब लोग मारे जाते हैं कलिंग के युद्ध में, और जो है करीब 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए जाते हैं। तो ये नरसंहार देख के अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होने के बाद में फिर ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से मतलब जो है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, और शिक्षा लेने के बाद में ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो जो है 269
ईसा पूर्व में जो है इसका राज्याभिषेक होता है। और ये जो है अशोक मौर्य वंश का सबसे महान राजा था, इसीलिए इसको जो है सम्राट अशोक के नाम जानते हैं। महाराजा था, मौर्य वंश का सबसे महान राजा जो है ये अशोक ही। यानी राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद कलिंग का युद्ध होता है। राज्याभिषेक के 8 वर्षों बाद कलिंग का युद्ध। काफ़ी ये क्वेश्चन आता है कि कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध होता है। और कलिंग का युद्ध जो है किसके मध्य में, तो ये जो है सम्राट अशोक और जो है अनंत नंदराज, अनंत नंदराज जो कि वहाँ के राजा थे, या इनको जो है पद्मनाभ करके, पद्मनाभन करके जो है भी जानते हैं, इनके मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो अशोक जो है कलिंग, यानी कलिंग की बात करें तो वर्तमान में उड़ीसा, उस पर अटैक कर देता है। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर, जो उस टाइम पे कलिंग की राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था तोसली। तो ये कलिंग की राजधानी तोसली पर जो है अधिकार कर लेता है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग की राजधानी कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली पर ये जो है अधिकार कर लेता है। तो अधिकार करने के बाद में अनंत नंदराज करके जो थे वो हार जाते हैं। तो अशोक ने जो है इसको जीत लिया था। लेकिन इस युद्ध में बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ था, जैसे 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे। तो यही सब चीज़ें देख के अशोक का जो है हृदय परिवर्तन होता है। इस युद्ध में 1 लाख लोग, लगभग जो है 1 लाख लोग, 1 लाख लोग मारे गए, मारे गए तथा 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर, युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, यानी अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाता है। और अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद में इसने जो उस टाइम पे मतलब जो उपगुप्त जो थे, तो वही जो है इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। परिवर्तन होता है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ये जो है उपगुप्त से ली थी।
अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा जो है ये उपगुप्त से ली थी। और उसके बाद में जो है जैसे ये भी चीज़ पूछी जाती है कि कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में है, किस अभिलेख में जो है कलिंग के युद्ध का वर्णन है। तो इसका वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के युद्ध का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें और भी पूछा जाता है कि जैसे जो भारत का नाम जो है भारतवर्ष किस अभिलेख में जो है सर्वप्रथम कहा गया है कि भारत का नाम भारतवर्ष के नाम से, तो ये भी हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसको हाथी गुम्फा अभिलेख इसको लिखाने वाले राजा कौन थे, यानी ये किस राजा से संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल। इस अभिलेख का संबंध कलिंग राजा, कलिंग वर्तमान से ओडिशा, कलिंग राजा कलिंग नरेश खारवेल खारवेल से ही जो है ये जानकारी मिलती है कि ये कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में और जो है अशोक की जीत होती। इसके बाद में जैसे पूछा था कि अशोक का नाम जो है, अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में है, यानी किन किन अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का उल्लेख है। तो ऐसे 4 अभिलेख हैं, उनको मास्की अभिलेख, गुर्जरा, नेतुर अभिलेख और उडे गोलम करके। तो इन अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का उल्लेख है। अशोक के नाम का उल्लेख जो है ये 4 अभिलेखों में है। तो जैसे जो है अशोक के नाम का उल्लेख, अशोक के नाम का उल्लेख, तो 4 अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का उल्लेख है। 4 अभिलेख, इसे एक मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, इसके बाद जो है एक नेतुर अभिलेख, और ये जो है उडे गोलम करके। उडे गोलम अभिलेख, इसमें जो है अशोक के नाम का उल्लेख है, जिसमें जो है ये 2 इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम मिलता है, मतलब इन अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके बाद में जो है जैसे एक और अभिलेख है, जैसे भाब्रू अभिलेख। तो भाब्रू अभिलेख की बात करें तो पूछा था कि अशोक किस अभिलेख से जो है अशोक के मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है। तो अशोक के जो है मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है भाब्रू अभिलेख। और ये भाब्रू अभिलेख कहाँ पड़ता है, तो विराटनगर जयपुर वाला क्षेत्र यानी राजस्थान में। तो ऐसे बात करें अशोक के मगध के शासक, कि मगध का शासक जो है अशोक, यानी मगध पर मौर्य वंश का शासन था और ये मगध के अंडर ही था। तो अशोक के मगध के शासक होने की जानकारी तो ये जो है भाब्रू अभिलेख से होने की जानकारी, तो ये भाब्रू अभिलेख में मिलती है। भाब्रू अभिलेख जानकारी जो है ये भाब्रू अभिलेख, और भाब्रू अभिलेख जो है ये राजस्थान, मतलब विराटनगर, उसके बाद में जयपुर वाला क्षेत्र, जयपुर, और ये कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में। तो ये जो है राजस्थान में भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में। और अशोक के मगध के शासक होने की जानकारी जो है ये यहीं से मिलती है। उसके बाद में जैसे बात करें अशोक की पत्नियां, तो अशोक की कुल जो है 5 पत्नियां थीं। 5 पत्नियों में जैसे एक जो है जो प्रमुख करके पत्नी की बात करें तो रानी देवी करके, रानी जो है देवी, और उसके बाद में जो है करूबकी, एक तिस्यरता करके, और उसके बाद में जो है
और जो असंगमित्रा, ये ऐसे जो है अशोक की पत्नियां थी। अशोक की 5, कहीं पे 4 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, अशोक की 5 पत्नियां थी। अगर नाम की बात करें 5 के, तो अशोक की जो है 5 पत्नियां थी। तो इसमें जो है ऐसे 5 पत्नियों में जो है, अगर पहली की बात करें तो महारानी देवी, महारानी देवी। और महारानी देवी के ही 2 पुत्र जो महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र संघमित्रा जो है ये महारानी देवी के ही पुत्र थे। यानी अगर इनके पुत्र की बात करें तो महेंद्र, जिनको श्रीलंका भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा ये पुत्री। तो महारानी देवी, और महारानी देवी के बाद में जो है फिर इनकी सेकंड पत्नी करुवकी करके, करुवकी। और करुवकी का एक पुत्र था तीवर, करुवकी के पुत्र का नाम जो है वो तीवर, यानी करुवकी के पुत्र का नाम जो है तीवर था। और महारानी देवी जो थी इनके पुत्र जो है महेंद्र और संघमित्रा करके। और इसके बाद में जो है फिर इनकी अगली पत्नी जो है ऐसे पद्मावती, और पद्मावती का पुत्र जो है वो कुणाल करके, पद्मावती। और इनका पुत्र जो है ये कुणाल था, इनका पुत्र जो है कुणाल। ये भी पूछा था कि अशोक के बाद में, यानी अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो अशोक का उत्तराधिकारी जो बना था वो कुणाल। और कुणाल जो है ये पद्मावती का पुत्र था कुणाल। और महेंद्र और संघमित्रा ये किसके पुत्र थे, मतलब पुत्र पुत्री, तो ये महारानी देवी के। और ये करुवकी, और करुवकी जो इनकी पत्नी जो है, इन्हीं से कौशाम्बी का अभिलेख जो है वो रानी का अभिलेख कहता है, यानी कौशाम्बी में स्थित अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। तो उसमें किस, मतलब अशोक की किस पत्नी का उल्लेख, मतलब नाम का उल्लेख है, तो ये करुवकी की, करुवकी के ही नाम का उल्लेख है। इसके बाद में जो है फिर इनकी जो इसके अलावा जो पत्नियां जो थीं उनमें नाम आता है वो तिस्सेरता करके, तिस्सेरता करके जो है उनका नाम आता है। और एक जो थी असंगमित्रा, असंगमित्रा, ये असंगमित्रा तिस्सेरता करके। और ये पद्मावती और करुवकी और महारानी देवी ये जो है इनकी पत्नियां। इसमें महारानी देवी याद रखेंगे, महेंद्र और संघमित्रा ये पुत्र, और ये पुत्री तीवर करुवकी के थे। और करुवकी का ही इनसे संबंधित एक अभिलेख है, उसे रानी का अभिलेख कहते हैं, जो कि कौशाम्बी में स्थित है। इसके बाद में जैसे अशोक के स्तंभ लेख और इसे शिलालेख पूछते हैं कि इनकी संख्या कितनी थी, अशोक के स्तंभ लेख जो है शिलालेख। तो जैसे अशोक ने अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है 7, मतलब जो है तो ये खंभों पर जो जैसे मगध के साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई या अशोक ने अपने बारे में जानकारी दी, तो जो चीज़ खंभों पे मतलब या जो स्तंभों पे जो लिखावट हुई है तो उन्हें स्तंभ लेख के नाम जानते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, 7, स्तंभ लेख की संख्या 7। और जो है 14 शिलालेख हैं। शिलालेख मतलब जो है ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को काट कर और उन पे जो लिखने का काम किया गया उन्हें शिलालेख कहा गया। या जैसे जो है बड़ी चट्टानों के ऊपर जो भी लिखाई हुई मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया, या अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उन्हें जो है शिलालेख। तो अगर जैसे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या पूछे तो 7, और अगर शिलालेखों की संख्या पूछे तो शिलालेख कितने थे, तो वो 14। जैसे अशोक के शिलालेख की संख्या तो ये 14 थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14, यानी स्तंभ लेख 7 और शिलालेखों की संख्या 14। और जैसे गुहालेख इसमें, और गुहालेख भी आते हैं, तो गुहालेख जैसे जो कि गुफाओं में बैठ के लिखे गए, गुफाओं में जो लिखे गए उनको गुहालेख के नाम जानते हैं। और उसके बाद में जो है जैसे पूछा था कि अशोक के शिलालेखों की लिपियां क्या कहती हैं, जो अशोक के शिलालेख जो थे ये किन किन लिपियों में लिखे हुए थे, तो अशोक के शिलालेख जो है ये 4 लिपि में जैसे ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, उसके बाद में जो है खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक, ये 4 लिपियां थीं।
अशोक के शिलालेखों की अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो थी वो प्राकृत, यानी अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। उसके बाद में अधिकतर जो भारत में जो इनके अभिलेख जो मिले थे तो वो भारत में या स्पेशल दक्षिण भारत की बात करें तो वो अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। और ग्रीक और अरमाइक लिपि जो थी ये पाक जो अफगानिस्तान वाले एरिया में मतलब प्रयुक्त होती थी, और खरोष्टी जो थी ये पाकिस्तान वाले एरिया में थी। तो जैसे अशोक के शिलालेखों की संख्या, नहीं, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि, अशोक के शिलालेखों की लिपि, शिलालेखों की लिपियां जो है ये चार, यानी चार लिपियों का प्रयोग किया है अशोक ने अपने शिलालेखों में। इन चार लिपियों की बात करें तो कौन कौन सी चार लिपियां हैं, तो इसमें जो है जैसे एक जो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद में जो है ब्राह्मी खरोष्टी लिपि, और इसके बाद ग्रीक लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक, ग्रीक और जो है अरमाइक, यानी ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक और जो है अरमाइक लिपि। जैसे जो भारत में बात करें, भारत में जैसे स्पेशल दक्षिण भारत, जो भी अशोक के शिलालेख जो थे ये किस लिपि में थे, तो ये ब्राह्मी लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में जो है यहाँ पर थे। और उसके बाद में जैसे ग्रीक और अरमाइक लिपि जो थी ये अफगानिस्तान, यानी ग्रीक और अरमाइक लिपि ये जो है लिपि अफगानिस्तान वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले भाग में जो लिपि का प्रयोग हुआ है तो उसे जो है ग्रीक और अरमाइक। और खरोष्टी लिपि जो है ये पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी, राजौरी क्षेत्र, शाहबाजगढ़ी, पेशावर, तो यहाँ का कोई अभिलेख जो है वहाँ पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो जैसे अशोक के शिलालेखों की लिपियाँ जो है ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में हुआ है स्पेशल जैसे दक्षिण भारत में, खरोष्टी जो है ये पाकिस्तान में, और उसके बाद में जो है ग्रीक अरमाइक लिपि जो है इनका प्रयोग जो है वो अफगानिस्तान में हुआ है। इसके बाद में जो है जैसे इनके ये लिपियाँ हो गई। और जैसे भाषा की बात करें कि जो है भाषा यहीं पे कर लें कि जो है अशोक के जो भी मतलब शिलालेखों की भाषा, अगर भाषा की बात करें तो इनके शिलालेखों की भाषा क्या थी, तो प्राकृत, शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत थी। और लिपि जो है ये चार, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि। उसके बाद भारत में जो है दक्षिण भारत में ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।